हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा आपको पता होगा कि इसके अंदर जो पी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका सिलेबस है बच्चों, वो है आपका मेटलर्जी, दूसरा है आपका पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, उसी डी ब्लॉक के अंदर आप एक फर्दर ए ब्लॉक पढ़ सकते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। ये सब चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों, ठीक है। लेकिन इस पी ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो इस ग्रुप्स में हम लोग ग्रुप 15 पढ़ेंगे, ग्रुप 16 पढ़ेंगे, ग्रुप 17 और एक इनर्ट गैस का जीरो ग्रुप पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक जो हमारा है पढ़ना, उसके अंदर हम लोग ग्रुप 15 से स्टार्ट करना है बच्चों हम लोग को, ठीक है। तो पी ब्लॉक में आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 15 एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज। तो ग्रुप 15 में जो एलिमेंट है बच्चों, इसको हम लोग रोमन नंबर में 5A भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ग्रुप 15 बोलते हैं इसको हम लोग। तो जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा बच्चों, वो हो जाएगा NH2 NP3, जहां n का मतलब लास्ट ऑर्बिट हो गया। और ये अगर इन 3 और 2 को 5 को जोड़ दिया जाए बच्चों, 3+2 कर दिया जाए, तो लास्ट ऑर्बिट में आया हुआ वो इलेक्ट्रॉन है, वो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 2 5 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। और देखो ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों, उसको हम लोग निक्टोजेन बोलते हैं, निक्टोजेन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। निक्टोजेन का मतलब पॉइजनस एलिमेंट होता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं बच्चों जिसके या तो कंपाउंड या तो खुद एलिमेंट जो है आपका वो पॉइजनस होता है। जैसे फास्फोरस का देख लो आप लोग, रेड फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है ना। आर्सेनिक है, उसका जो कंपाउंड्स भी बहुत सारे हैं जो पॉइजनस है। उसके वजह से इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, निक्टोजेन। क्या बोलते हैं इसको लोग, निक्टोजेन, पॉइजनस एलिमेंट, ठीक है। इसमें एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। और उसको शॉर्ट में अगर याद रखना चाहेंगे आप लोग तो नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार, है ना। नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार, ऐसा सिंपली याद कर लो, नहीं तो सारे बच्चे को तो ऐसे ही याद रहता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल देखें। जैसे नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन है आपका, तो नाइट्रोजन के अंदर कितने एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है 7 एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन भी 7। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p3। तो देखो लास्ट ऑर्बिट में क्या हुआ, 2s2 2p3, कुछ इसी तरह से आया है ना लास्ट ऑर्बिट में। तो इसका जो n का जो वैल्यू हो गया बच्चों 2 हो गया। सेकेंड ऑर्बिट इसका लास्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो इसका मतलब इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। अगर हम फास्फोरस की बात किए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 15 होता है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में 3s2 3p3 आ गया, तो इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। आर्सेनिक 33 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका देख लो हम इस तरह से। आर्गन के बाद इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख रहे हैं बच्चों हम लोग। तो 18 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, और 4s2 3d10 और 4p3 आपको आता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इनर्ट गैस के आधार पर। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, यानी कि देख लो 3d10, लास्ट ऑर्बिट को हम लोग लास्ट में लिख देते हैं हम लोग 4s2 4p3। तो यहां भी 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो भी आपका इस ग्रुप में एलिमेंट आएगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2 NP3, ठीक है। और अगर आप यहां पर देखना चाहते हैं, इसका पीरियड नंबर 1 है बच्चों, P1 है ये सॉरी P2 होगा ये पीरियड नंबर 3 है, पीरियड नंबर 4 है, और आगे भी जा सकते हैं हम लोग एंटीमनी बिस्मथ के अंदर, ठीक है। तो देखो पीरियड नंबर से हमको लास्ट ऑर्बिट पता चल जाता है। अगर ये पीरियड नंबर 2 है तो इसका मतलब लास्ट ऑर्बिट 2 होगा, यानी n का वैल्यू 2 होगा। अगर पीरियड नंबर 3 है तो लास्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पीरियड नंबर 4 है, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं 4s2 4p3। इस तरह से हम लोग यहां पर दिखा दिए, ठीक है। तो हम अभी और भी बात करेंगे बच्चों ग्रुप 15 के एलिमेंट के जनरल प्रॉपर्टीज का, यानी कि आपको इस ग्रुप के अंदर पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले पढ़ना आपको जनरल ग्रुप प्रॉपर्टीज, जनरल ग्रुप प्रॉपर्टीज। उसमें जो भी एलिमेंट्स आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उसके जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना पड़े बच्चों।
जनरल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे। जैसे हम लोग देखो यहाँ पर चूंकि अभी कुछ सिलेबस आपका कुछ घटा है बी ब्लॉक के अंदर, तो उस सिलेबस जो जो टॉपिक हटाया है हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे बच्चों। ये सिर्फ आपके लिए अभी जो सिलेबस में है अभी इस बार दिया हुआ है, बस उसी के बारे में बात करना हम लोग को। उसमें आता है नाइट्रोजन, अमोनिया गैस, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। चूंकि फास्फोरस वाला सारा पॉइंट हट गया बच्चों वहां से, तो इसलिए फास्फोरस को हम यूज नहीं करेंगे। हम लोग इसी अपने जो सिलेबस के अंदर है उसी को देखेंगे, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी है अभी, तो उसका प्रिपरेशन देखना है, उसका केमिकल रिएक्शन देखना है, उसका यूजेस देखना है ना। उसके अंदर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे, उसको भी देख लेना बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, जो स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, यूजेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इस सारे मॉलिक्यूल्स का आपको बता दिया जाए। उसके बाद हम लोग कहां चलेंगे, जनरल ग्रुप प्रॉपर्टीज में, ठीक है। जनरल ग्रुप प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो बच्चों, इसका मतलब उसका जो है कि आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा, उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे ग्रुप में वेरी करेगा, है ना, ये सब पढ़ना हम लोग को। अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, अगर हाइड्राइड बनाया, तो उसका फिर उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंगल, ये सब सारे प्रॉपर्टी हम लोग जनरल ग्रुप प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप किताब में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में भी आप उसको देख सकते हैं, और हम भी आपको पढ़ाएंगे बच्चों। और जैसा कि अभी बताया आपको कि सबसे पहले मेरा ये काम है कि पहले कुछ रिएक्शंस आपको याद करवा दिया जाए, है ना, कुछ प्रिपरेशन हो जाए, कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाए, उसके बाद ही हम लोग जनरल ग्रुप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहां से अब आपको मिटा देते हैं और ये स्टार्ट करेंगे हम लोग नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन यानी कि जो हमारा पहला मॉलिक्यूल है बच्चों इस ग्रुप नंबर 15 के अंदर, वो है आपका नाइट्रोजन। क्योंकि फास्फोरस हटाया है इसलिए फास्फोरस के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग जो है सिलेबस के अंदर उसी में रहेंगे अभी, ठीक है। ये कोरोना की वजह से हटा बच्चों, नहीं तो वो आपको फास्फोरस भी पढ़ना होता है, उसके इलेक्ट्रोड पढ़ने होते हैं, ठीक है। फास्फोरस का इंपॉर्टेंट काम है उसका इलेक्ट्रोड समझना, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, है ना, वो सब समझना। लेकिन इस बार नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग, वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है आपका N2, डाई नाइट्रोजन बोलते हैं इसको हम लोग, किताब में आपको डाई नाइट्रोजन के रूप में लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसको समझेंगे बच्चों हम लोग। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो होता है बच्चों उसका हम लोग जो कि हमको पढ़ना है, जैसा कि बताया आपको कि पहले आपको प्रिपरेशन बताएंगे, फिर उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे, फिर उसका केमिकल रिएक्शन बताएंगे, तब उसका यूजेज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। यूजेज तो आप किताब से भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, किताब के अंदर है, बुक के अंदर है, एनसीईआरटी के अंदर है। आप एनसीईआरटी को पकड़ के रखिए, बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। बस एनसीईआरटी का हर लाइन आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है वहां पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में, जिसका नाम है बच्चों प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन N2। कैसे हम लोग नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बहुत इजी काम ही है। तो हम कुछ मेथड आपको बताते हैं। फर्स्ट मेथड, कॉमर्शियली जो है लार्ज अमाउंट में, इन लार्ज अमाउंट में अगर चाहते हैं बच्चों, कॉमर्शियली अगर लार्ज अमाउंट में चाहते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन गैस हमको मिले, तो ये हम लोग ऑप्टेन फ्रॉम कहां से ला सकते हैं बच्चों। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर के अंदर 78% में है आप बच्चों, 78% बाय वॉल्यूम में है आपका नाइट्रोजन, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में उसका अमाउंट है। तो ऑप्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर
लिक्विड मिक्सचर O2 प्लस N2 फ्रॉम एयर। करना क्या है बच्चों, करना क्या है आपको, सबसे पहले आप एयर का कुछ अमाउंट लीजिए जिसमें कि 78% जो होता है वो आपका नाइट्रोजन गैस होता है, तो उस 21% लगभग आपका ऑक्सीजन गैस होता है। तो उसको पहले क्या कर लो हम लोग, लिक्विफाई कर लेते हम लोग, है ना, कि सबसे पहले क्या कर ले हम लोग उस गैसेस मिक्सचर को O2 प्लस, यहां लिख देते हैं हम आपको, O2 प्लस N2 जो है गैसियस मिक्सचर है बच्चों, उसको क्या कर लिया जाए, लिक्विफाइड कर लिया जाए, है ना। उसको प्रेशर को कम करके, प्रेशर को बढ़ा करके, सॉरी प्रेशर को बढ़ा करके ये उसका जो लिक्विफाइड कर लेते हैं हम लोग, उसको थोड़ा हम लोग क्या कर लेंगे, गैस को लिक्विफाई कर लेंगे हम लोग। लिक्विफाई करने के बाद जो हमारे पास O2 प्लस N2 का जो मिक्सचर आएगा बच्चों लिक्विड स्टेट में, लिक्विड, यहां पे लिक्विड लिख देते हैं आपको, ठीक है। यानी कि आप जो है अगर गैस का अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए बच्चों और टेम्परेचर कम कर दिया जाए, है ना, तो फिर वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस लिक्विड स्टेट के अंदर अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन है बच्चों, तो आपको बता दें यहां पर क्या कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 90 केल्विन होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, आप किताब के अंदर भी देख लो इसका, अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको पता है, यहां पर नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन ही है बच्चों, 90 केल्विन है ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट, लिखा हुआ है किताब के अंदर भी आपका, लिक्विड ऑक्सीजन बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन, और लिक्विड नाइट्रोजन का जो है आपको बच्चों 77 केल्विन है आपका, ये है ना, ये आपका मिक्सचर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी है आपका, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों। और अगर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है तभी तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर पाइएगा। तो अगर हम लोग इसको हीट करें बच्चों, अगर इसको हीट करें हम लोग, है ना, हीट किया जाए, तो बताओ कि सबसे पहले वेपराइज कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बोलो आप लोग। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी कि उसको वेपर में नहीं, लिक्विफाइड नहीं, वेपर में जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें कौन जाएगा पहले बच्चों, इसमें कौन जाने वाला है, नाइट्रोजन का वेपर जाएगा, नाइट्रोजन का वेपर जाएगा, है ना। इधर गया, इधर से नाइट्रोजन का वेपर आया, ये जो हमारा जो है नाइट्रोजन का जो वेपर है बच्चों, ये कूलिंग चैम्बर है, जो नाइट्रोजन का वेपर आया, फिर उसको हम लोग क्या किए कि कूलिंग चैम्बर है तो लिक्विफाइड हो गया, आपका ये लिक्विड नाइट्रोजन हो गया आपका ये, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को यहां से सेपरेट कर लिए हम लोग, ठीक है, सेपरेट कर लिए, जिससे कि हमारा नाइट्रोजन गैस मिल गया। ये लार्ज अमाउंट में अगर लेना है बच्चों तो हम लोग इसी मेथड से फ्रॉम एयर से ही नाइट्रोजन निकाल लेते हैं हम लोग। बहुत इजी है। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का जो मिक्सचर है बच्चों, जो कि डिफ्यूज है, जो कि आसानी से घुला हुआ होमोजेनियस में है, पहले क्या कर लिया जाए, उसके प्रेशर को बढ़ा करके, टेम्परेचर को घटा करके उसको लिक्विफाइड कर दिया जाए। लिक्विफाइड करने के बाद चूंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होता है, कम होता है बच्चों नाइट्रोजन का, 77.2 केल्विन लगभग होता है वो, इसका 90 केल्विन होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है बच्चों, अगर आप इसको हीट करेंगे तो उसका वेपर पहले बनेगा, और वेपर में इसको ला करके उसको फिर कूलिंग चैम्बर में ला करके उसको ठंडा करके उसको लिक्विफाइड कर दिया हम लोग, और नाइट्रोजन गैस इससे मिल गया बच्चों। फिर बाद में नाइट्रोजन गैस भी कन्वर्ट हो सकता है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉमर्शियली एक लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पहला मेथड समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे कुछ बढ़े हम लोग, नाइट्रोजन का और भी मेथड देखे बच्चों हम लोग।
नाइट्रोजन का प्रिपरेशन का भी मेथड आपको यहाँ पर दिखाए। ये तो लार्ज अमाउंट में बनना है तो इसी तरह से बनना है, ठीक है। और देख लो आप लोग, अगर हम सेकंड मेथड की बात करें नाइट्रोजन गैस कैसे बनेगा, तो वो हमारा जो है फ्रॉम नाइट्रोजन गैस है। अगर हम लोग को प्योर लाना है बच्चों, प्योर फ्रॉम बेरियम एजाइड फ्रॉम हीटिंग कर सकते हैं हम लोग, फ्रॉम हीटिंग ऑफ। देखिए हम आपको ये इसलिए बताया आपको क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है जरा समझना आप लोग। हम सेकंड में ही इसको क्यों बताएं, फ्रॉम हीटिंग ऑफ बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड। हम सेकंड में आपको इसलिए बताया बच्चों कि इसका इंपॉर्टेंस समझो, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा आप नाइट्रोजन गैस प्योर ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब कभी पूछा जाए आपसे कि बताइए अगर प्योर नाइट्रोजन आपको चाहिए तो क्या करेंगे आप, तो प्योर नाइट्रोजन गैस हम लोग बेरियम एजाइड से या सोडियम एजाइड को हीट करने से ही मिलेगा बच्चों, ठीक है। यानी कि दिस मेथड इज यूज्ड टू obtain प्योर नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और आपको पता होगा एजाइड आयन जो होता है बच्चों N3 माइनस होता है, ठीक है। जिसका कि वैलेंसी 1 है, फॉर्मूला तो N3 होता है। कुछ अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे आप लोग तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसका रिलेटिव स्ट्रक्चर्स भी होता है बच्चों, है ना। तो ये एजाइड आयन होता है जिसका वैलेंसी आपका 1 है, क्योंकि चार्ज हमारा -1 है ना। अगर हम लोग सोडियम एजाइड की बात किए तो सोडियम का वैलेंसी 1 और एजाइड का वैलेंसी बच्चों 1। तो जरा इसका हीट करके देखो हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहां पर जो है सोडियम एजाइड का जो है सोडियम हो जाएगा प्लस कौन सा गैस निकलेगा बच्चों, नाइट्रोजन गैस। यानी कि यहां पर 2 कर लो हम लोग 3, ऐसा ना। ये प्योर नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अगर हम लोग बेरियम एजाइड की बात करें हम लोग, तो बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, N3 का जो वैलेंसी 1 होता है, इसका हम वैलेंसी भी लिख दिया आपको यहाँ पर, वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। इसको हीट करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा बेरियम अलग हो जाएगा और प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगा, है ना। उसको आप जो है कि बैलेंस कर लेना आप लोग, ये कर सकते हैं हम लोग। यहां से जो भी मिला बच्चों वो क्या मिला आपको, प्योर नाइट्रोजन गैस, है ना। तो आप फिर से बोल दे आप लोगों को कि अगर कभी प्योर नाइट्रोजन गैस की बात करें कि कैसे मिलता है, तो आपको सिंपली यही बोलना है, बाय द हीटिंग ऑफ बेरियम अजाइड एंड सोडियम अजाइड, ठीक है बच्चों। ज्यादा समय ना देते हुए हम कुछ आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारा काम है आप लोग को अभी समझना भी, और सिलेबस भी है आपके पास ज्यादा ही। थोड़ा आगे बढ़ते जाए तो ठीक रहेगा। आप एनसीईआरटी को भी देखेंगे बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी में भी देखना आप लोगों को। फिर हम लोग जो है एक हम लोग फ्रॉम हीटिंग ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, फ्रॉम हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि भाई अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो अमोनियम डाइक्रोमेट जो है ऐसा कुछ होता है, डाइक्रोमेट आयन या अमोनियम का वैलेंसी 1 और डाइक्रोमेट का वैलेंसी 2, तो अमोनियम डाइक्रोमेट हो गया। इसको हीट करो ना तो क्या निकलेगा बच्चों, नाइट्रोजन गैस होगा, Cr2O3 होगा प्लस वाटर होगा। ये आपका जो है डर्टी ग्रीन लिक्विड है बच्चों, ये कंपाउंड है, लिक्विड फॉर्म में आता है, ये डर्टी ग्रीन कंपाउंड है। ये आपसे पूछा जाता है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट किया जाए तो कौन सा कलर का एक कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड जिसका कलर होता है अपना, जैसे नाइट्रोजन तो कलरलेस है,
वाटर तो लिक्विड है, लेकिन कलर जो आएगा किसका कंपाउंड का आएगा, Cr2O3 का। कैसा कलर आएगा, डर्टी ग्रीन कलर आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से मिलता है। और देख लो आप लोग बच्चों, अगर हम लोग ऑन रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट, इसका नाम बता दें आपको बच्चों, पहले रिएक्शन देख लो आप लोग। NH4Cl है, NaNO2 है ना। इसका नाम बता देते हैं आप लोगों को, अमोनियम क्लोराइड। और ये नाम क्या है आपका, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट NaNO3 रहता तो सोडियम नाइट्रेट होता, क्योंकि हम अभी नाइट्राइट की बात कर रहे हैं हम लोग, NaNO2 की इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब सोचो क्या रिएक्शन हो जाएगा, तो यहां से NaCl निकलेगा प्लस NH4NO2, ये हुआ बच्चों, है ना। नाइट्रोजन तो नहीं निकला, लेकिन होगा क्या कि यही अमोनियम नाइट्राइट फिर से ब्रेक होगा बच्चों, ये फिर से ब्रेक होगा। थोड़ा हीट देंगे इसको हम लोग, ये फिर से ब्रेक होगा। इसका नाम क्या है, अमोनियम नाइट्राइट। जो फिर से ब्रेक होगा, तो देखो 2 नाइट्रोजन यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, तो N2 निकाल देना, N2 निकाल लिए हम लोग। और क्या बच रहा है इसके पास, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या 2 मोल ऑफ H2 हो जाएगा बच्चों, है ना। देखो यहां से नाइट्रोजन गैस मिला आपको। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग नाइट्रोजन गैस हम लोग केमिकली प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट में लाना हो, एयर से ले लो, एयर के जो गैस है हमारा, जो मिक्सचर है, उसको हम लोग प्रेशर को बढ़ा करके, टेम्परेचर को घटा करके उसको लिक्विड में बदल दिए, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करके नाइट्रोजन गैस हमको मिल गया बच्चों, ठीक है। फिर हम अमोनियम डाइक्रोमेट का हीट बता दिए। फिर आपका जो अगर प्योर लाना हो तो आप एजाइड को हीट कर दो आप लोग, बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड को हीट कर दो आप लोग, ठीक है। और एक मेथड ये भी है आपका कि अमोनियम क्लोराइड को अगर सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन करवा दिया जाए तो भी नाइट्रोजन गैस मिलता है बच्चों, ठीक है। तो ये सब मेथड है जिसको आप लोग देखेंगे। तो नाइट्रोजन का तो प्रिपरेशन इसी तरह से होता है बच्चों। और देखो हम लोग, देखो ऐसा नहीं कि यही 4 मेथड होता है, मेथड बहुत सारा है, बहुत सारा जगह पर नाइट्रोजन गैस बनता है, लेकिन सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी किताब में है, एनसीईआरटी की बुक में है, जो प्रिपरेशन दिया हुआ है उसको फॉलो करिए हम लोग। नहीं तो नाइट्रोजन गैस बहुत सारे मेथड से बनता है बच्चों, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, ठीक है। कुछ हम लोग नाइट्रोजन गैस का फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि नाइट्रोजन का जो हम लोग लिखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसका, है ना। ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है ये, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर वो 3 होता है, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना, 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। 2 बॉन्ड होता है, जैसे O2 में O डबल बॉन्ड O होता तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता। हाइड्रोजन में HH के बीच में एक बॉन्ड होता है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है बच्चों। आप इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी निकाल सकते हैं। इसको आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी आप लोग बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 3 होता है, ठीक है। और यहां पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों, तब तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, क्योंकि जैसे से मल्टीपल बॉन्ड बढ़ता जाएगा, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, उसका साइज छोटा होता जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो जाता है। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बच्चों आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा। इसका मतलब ये केमिकली क्या हुआ, लेस रिएक्टिव हो गया, है ना। यानी कि ये जो हम आपको यहां पे बता रहे हैं, यहां पर समझो, इट इज केमिकली लेस रिएक्टिव due to because it have
ट्रिपल बॉन्ड हैविंग हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दीजिए, हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। बोलेगा, पूछेगा कि नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट क्यों है, लेस रिएक्टिव क्यों है, तो आपका आंसर तो समझ में आ गया कि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड नंबर 3 होता है जो कि बहुत ही ज्यादा है, तो भाई इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा मजबूत होगा, आसानी से तो आप बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते हैं, आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए, इसलिए केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है। आपको पता होगा कि बल्ब के अंदर भी नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है ना, एज ए इनर्ट एटमोस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और दूसरा में देखो बच्चों, इसका जो है ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है ना, टेस्टलेस है, ये सब है आपका। और भी कुछ अगर आप लोग को बॉइलिंग पॉइंट ये सब जो है बच्चों, अगर आपको डाटा चाहिए तो आप एनसीईआरटी से बॉइलिंग पॉइंट ये सब ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अभी और बता सकते हैं इसमें क्या भाई, इसका चूंकि गैसेस नेचर का है ना, तो लोअर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ गैसियस स्टेट, ठीक है। इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसको। कुछ डाटा है बच्चों, अगर किताब से लेना चाहोगे तो ले सकते हैं आप लोग। कुछ डाटा में क्या दे दे आप लोगों को, इससे कुछ आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स पता होगा आप लोगों को, इसलिए 2 स्टेबल आइसोटोप्स होता है इसका। इसमें आप एक 14 ले लो आप लोग, एक 15 वाला ले लो, है ना, आइसोटोप्स ये होता है आप ये, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको मिल पाएगा, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका, ये इनर्ट केमिकल इनर्ट हो गया, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, कुछ केमिकल रिएक्शन आपको बता दिया जाए, और तो है नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो कुछ ऐसे ही डाटा ले सकते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो इसमें इसको देख लेना आप लोग, इसको नोट्स बना लेना आप लोग। कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया बच्चों क्या, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, इसका जो है प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, है ना। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा खास नहीं है बच्चों, लेकिन आप देख लो, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों का नाइट्रोजन का, जो कि आपको इस किताब में तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जरा कंपटीशन बेसिस पे भी बहुत सारा उससे क्वेश्चन किया जाता है बहुत बार, ठीक है। तो देखो आप लोग, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट में आपको बता दें, चूंकि रिएक्टिविटी कम है तो रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्शन संभव नहीं होता बच्चों। इसका सिर्फ 2 ही ऐसे मेटल होते हैं जिसको रूम टेम्परेचर पे आप क्या कर सकते हैं, इससे रिएक्शन करवा सकते हैं। हम आपको बता दें, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल आपको बता दें जरा हम लोग, तो याद रखो, रिमेंबर करना आपको, ओनली lithium and magnesium are the 2 metals which reacts with nitrogen gas at रूम टेम्परेचर। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में बात करेंगे, रूम टेम्परेचर में बात करेंगे बच्चों, तो इस रूम टेम्परेचर पर 2 ही मेटल रिएक्शन कर सकता है नाइट्रोजन के साथ, वो है आपका लिथियम और मैग्नीशियम। अब इसका भी रीजन है, जो है रीजन में भी आप क्या दे सकते हैं इसका, तो रीजन तो बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन आपको ये बात बता दें, जब इसका रिएक्शन होता है बच्चों तो इसका डेल्जी निगेटिव होता है। डेल्जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, वो निगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है, लेकिन
दूसरे रिएक्शंस के अंदर जो होता है उसमें आपको कुछ एनर्जी या कुछ हीट देना पड़ेगा, क्योंकि उस ट्रिपल बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, आपको हीट देना पड़ेगा, तब उसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि एक बात और आप समझ लेना, नॉर्मल टेम्परेचर पर बट अदर metals reacts at high temperature। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। देखो रिएक्टिविटी तो कम है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टिविटी नाइट्रोजन का बढ़ेगा। ठीक है, तो रिएक्शन देख लो आप लोग। अगर हम लोग लिथियम को हम लोग नाइट्रोजन से रिएक्शन किए तो लिथियम नाइट्राइड, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, नाइट्राइड के रूप में जाएगा तो उसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। नाइट्राइड का मतलब समझ में आप लोगों को, नाइट्राइड लिख रहे हैं हम लोग N3-, इसका वैलेंसी क्या होता है 3, तो लिथियम नाइट्राइड है ना। अगर मैग्नीशियम से किया जाए, यहां पर भी हीट बहुत ही कम है बच्चों, सबसे कम हीट इन्हीं दोनों में लगेगा, लेकिन आप कुछ लिखना चाहते हो डेल्टा लगा दो आप लोग, लेकिन आपको बता दें ये बहुत ही कम हीट है इसका, तो समझो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो रहा है ये, तो क्या हो जाएगा Mg3N2। बट वही अगर कैल्शियम से रिएक्शन करना चाहते हो बच्चों तो अब इसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, इस तरह से हो गया आपका ये। ठीक है, तो मेटल से कुछ रिएक्शन देख पाए, ये तो रूम टेम्परेचर पे हो गया, इसमें थोड़ा हीट ज्यादा देना पड़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन भी बढ़ेगा। ठीक है, कुछ और रिएक्शन देख लो इसका। रिएक्शन विथ मेटल है आपका ये, अगर रिएक्शन विथ नॉन मेटल भी कर सकते हैं हम लोग बच्चों, कुछ नाइट्रोजन का कुछ रिएक्शन भी करवा सकते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ नॉन मेटल भी कर लो हम लोग, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, जैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है बच्चों, बहुत इजी रिएक्शन है आपका, एक नाम सुने हो हैबर्स प्रोसेस, नहीं सुने तो यहां भी बताएंगे आप लोग को, हम पढ़ना ही है आप लोग को हैबर्स प्रोसेस, कि नाइट्रोजन जो है ना अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है बच्चों। कैसे होता है, नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यहां पर लगभग 700 केल्विन टेम्परेचर होगा, 20 मेगापास्कल प्रेशर होगा। ठीक है, Fe2O3 कैटलिस्ट होगा और K2O प्लस Al2O3 क्या होगा बच्चों, ये जो हो जाएगा आपका प्रोमोटर होगा। प्रमोटर का मतलब होता है कि जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाए, है ना, उसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब कुछ देंगे बच्चों हम लोग, तो हमारा क्या बन जाएगा अमोनिया गैस। देखो अमोनिया गैस बना प्लस 46.1 किलो जूल पर मोल, एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा। ये प्रोसेस कैसा है आपका एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये सिर्फ प्रमोटर है। प्रमोटर जो होता है जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, एक्टिविटी को बढ़ाता है। आप यहां पर यूज कर सकते हैं बच्चों एमओ भी, मोलोबिडिनम एमओ यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसके बारे में हैबर्स प्रोसेस में ज्यादा बात करेंगे बच्चों। अभी तो सीख लो आप लोग कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो अमोनिया बना। ठीक है, अगर हम लोग नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए बच्चों 2000 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या बन जाएगा नाइट्रिक एसिड बन जाएगा आपके लिए। यहां पर कुछ NO2 भी बन सकता है बच्चों। ठीक है, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। आपको पता है कि अगर बिजली कड़कती है तो उसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है ना, उस लाइट के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है। उस पर क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो आपस में रिएक्शन कर लेगा
और वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा नाइट्रोजन का। NO2 हो गया, NO हो गया, है ना। NO तो न्यूट्रल होता है बच्चों, लेकिन ये सब आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है, तो ये सब एसिडिक ऑक्साइड जो होता है बच्चों, वही रेन के रूप में, रेन के साथ जो है हमारे पृथ्वी पर आता है, तो एसिड रेन बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड रेन, है ना। ये सब एसिडिक ऑक्साइड की वजह से होता है ऐसा। तो इस तरह से आपका जो है रिएक्शन होता है, ठीक है। तो कुछ नॉन मेटल देख लिए, नॉन मेटल देख लिए, कुछ और देख लो आप लोग। अगर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवा है बच्चों नाइट्रोजन का, तो वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड के साथ, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ होता क्या है बच्चों, इसका नाम है, आपको बता दें, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, तो जब कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो एक फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन करता है बच्चों, वो है आपका नाइट्रोलिन। मतलब CaNCN और प्लस C, देख लो आप लोग। Ca कितने कार्बन? 2 कार्बन, एक कार्बन यहां पे बचा रह गया और एक कार्बन निकल गया और 2 नाइट्रोजन बीच में आ गया, है ना। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बच्चों कैल्शियम साइनामाइड। साइनामाइड, CaNCN का नाम हो गया बच्चों कैल्शियम साइनामाइड। और हम आपको बता दें कि जो CaNCN है और प्लस कार्बन का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोलिन। नाइट्रोलिन यूज्ड इन फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है बच्चों, क्योंकि एक बार क्वेश्चन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके पास, वो है कि नाइट्रोलियम का मिक्सर में है क्या, नाइट्रोलियम में क्या मिक्सर होता है, किसका कंपोनेंट होता है, वो मिक्सर के अंदर क्या होता है वो। तो CaNCN कैल्शियम साइनामाइड और प्लस कार्बन दोनों मिलाकर क्या बन गया बच्चों, नाइट्रोलिन यूज्ड इन द फर्टिलाइजर। ये याद रखना जरूरी है, नाइट्रोलियम का मिक्सर का कंपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग नाइट्रोजन का कुछ रिएक्शन देख लिए। अब ऐसा मत समझना आप लोग कि नाइट्रोजन का इतना ही रिएक्शन होता है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ उस पर बात करेंगे हम लोग। ये इसलिए बता दिए क्योंकि ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है हर एक जगह पर, इसलिए इसको जानना जरूरी था आपको, ठीक है। नहीं तो अभी एल्युमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवा सकते थे हम लोग, जिसको हम लोग सर्पिक प्रोसेस बोलते हैं हम लोग एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के अंदर। तो उस सब अभी छोड़िए, बाद में बात करते हैं उस पर हम लोग, ठीक है। यूजेज नाइट्रोजन का जो है बच्चों, ये आपका काम है, NCERT किताब निकालो, यूजेज वहां पर लिखा हुआ है, एकदम जाकर के उसको कुछ यूजेज को वहां पर लिख लेना आप लोगों को। लिक्विड नाइट्रोजन पता है आप लोगों को कि बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है ना। तो इसका यूज हम लोग बहुत सारे रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, जहां पे कूल करना हो वहां पर यूज कर सकते हैं। तो कूलिंग एजेंट है बच्चों ये नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर एक किताब में आपको लिखा रहेगा, आपको यहाँ पर होगा आपको एक, यहाँ पर बहुत सारे यूजेज है। एक क्रायो सर्जरी भी है यहाँ पे बच्चों। एक क्रायो सर्जरी का मतलब आपको बता दें कि क्रायो सर्जरी में करते क्या हम लोग कि हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू है तो उसको इतना कूल कर दिया जाता है, इतना इस नाइट्रोजन के द्वारा इतना ठंडा किया जाता है कि वो सेल डेड हो जाता है। तो जो डिफेक्टेड सेल्स होते हैं जिसको हमको डेड करना है, तो आप इस क्रायो सर्जरी के द्वारा आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आपको डिजीज खत्म हो जाता है, बीमारी खत्म होता है, वो इसमें क्रायो सर्जरी में ऐसा यूज किया जाता है आप लोगों को, सेल को डेड करने के लिए, ठीक है। जो डिफेक्टेड सेल उसको डेड करने के लिए। यूज देख लेना आप लोग, यूजेस देख लेना, किताब है आपके पास, एकदम यूजेस लिखना है आपको, कुछ समझना है उसके अंदर, ठीक है। ये आपका भी काम होना चाहिए। तो हम लोग अब जो बात करेंगे बच्चों अमोनिया का, ठीक है। सेकंड स्टार्ट करते हैं हम लोग अमोनिया। अमोनिया गैस,
अमोनिया गैस का हम लोग आपको पहले फॉर्मूला बता दें। NH3 गैस होता है आपको अमोनिया गैस। अब अमोनिया गैस में जो है उसका सबसे पहले तो हम आपको प्रिपरेशन ही करवा दें। बहुत इजी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ NH3। फर्स्ट में आपको हम लोग हैबस प्रोसेस बताते हैं आपको, हैबस प्रोसेस, जो कि अभी हम आपको बताए कि क्या होता है इसके अंदर। थ्योरी में आप लिख सकते हैं बच्चों कि इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ये वो जो भी है, कैटलिस्ट है, वहां पर टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना, वो सब आपको लिख लेना है। अगर आप लिख सकते हैं तो 3-4 लाइन में लिखना है आपको, लेकिन हम आपको केमिकल रिएक्शन बताएंगे कि नाइट्रोजन गैस जो होता है बच्चों वो हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन कैसा होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये। इसका एक फ्लो चार्ट भी है जो आपको किताब के अंदर है, वो भी आपको समझा दें यहाँ पर। फिर हम लोग क्या करें, क्या बनेगा यहाँ पर, अमोनिया गैस बनेगा 46.1 किलो जूल पर मोल, कुछ एनर्जी निकलेगा बच्चों, है ना। यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है आपका 700 केल्विन टेम्परेचर है। कितना प्रेशर यूज करना है आपको, 20 मेगापास्कल प्रेशर यूज करना है आप लोगों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बन पाए, है ना। कुछ रूल बता देंगे आपको अभी। इसमें जो कैटलिस्ट होगा बच्चों, कैटलिस्ट जो होगा आयरन ऑक्साइड होता है, हम Fe2O3 लिख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं आयरन ऑक्साइड का मतलब कि फेरिक ऑक्साइड लिख दिया हम लोग। प्रोमोटर क्या होता है बच्चों, प्रोमोटर जो होता है वो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड, देख लो आप लोग। आप अगर किताब देखोगे तो आपको नीचे में ही आपको ऐसा दिखेगा, आपको ये सब सारा वहां पर कंडीशन आपको वहां पर है, ठीक है। कुछ टेम्परेचर भी आपको वहां पर दिख जाएगा, 46.1 किलो जूल पर मोल। देखो 700 टेम्परेचर भी आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और ये आपका कैटलिस्ट भी हो गया। ये सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर एक और यूज कर सकते हैं बच्चों, और यूज कर सकते हैं आप Fe, और यहाँ पर यूज कर सकते हैं मोलिब्डेनम, ये भी यूज किया जा सकता है एज ए कैटलिस्ट Fe, और प्रमोटर के रूप में MO मोलिब्डेनम, ठीक है। ये रिवर्सिबल होता है बच्चों, हैबर्स प्रोसेस है आपका, इससे अमोनिया बनता है आपका, ये अमोनिया का प्रिपरेशन होता है। लेकिन आपको ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन यहाँ ये आता है बच्चों कि चूंकि रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम पे मेंटेन किया हुआ, ये रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही वहां पर। अब इक्विलिब्रियम है तो क्वेश्चन आता है कि क्या क्या ऐसा कंडीशन है जिससे कि आप मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया बना सकते हैं आप, मतलब रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाए, ज्यादा अमोनिया का प्रोडक्शन हो, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, एक्सोथर्मिक है। तो 4 मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, 4 मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अगर आपको अमोनिया ज्यादा मात्रा में चाहिए बच्चों, मोर अमाउंट में चाहिए, लार्ज स्केल में चाहिए, तो कंडीशन क्या रखना पड़ेगा। तो फॉर मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया पहला आपको बता दे कि आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा बच्चों, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक का। जब एक्सोथर्मिक है और अगर आप इस सिस्टम का टेम्परेचर घटाएंगे बच्चों, देखो टेम्परेचर घटाने का मतलब क्या, आप हीट भी घटा रहे हैं। तो मान लो कि यहां से आपका 10 किलो जूल निकल गया, टेम्परेचर घटाने से हीट भी तो घट गया, 10 किलो जूल निकल गया, तो 10 किलो जूल निकल गया तो मान लो कि 36 पे पहुंच गया वो, ठीक है, 36 किलो जूल पर मोल पे पहुंच गया। तो वो चूंकि इक्विलिब्रियम पे है इसी 46 पर, तो वो फिर से 36 से 46 लाना चाहेगा, तो रिएक्शन को किधर भेजेगा, फॉरवर्ड। तो आप जितना टेम्परेचर घटाएंगे उस दौरान, उस टेम्परेचर घटाने के दौरान उसका हीट भी घटेगा, और उस हीट को फिर से मेंटेन करने के लिए वो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड भेजेगा, फॉरवर्ड भेजेगा, ठीक है। और जब फॉरवर्ड भेजेगा तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बन पाएगा। और बताओ आप,
क्या हो सकता है, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा बच्चों, बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि देखो रूल क्या बोलता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाता है जिधर मोलों की संख्या कम होता है, क्योंकि वहां पर जो है ना प्रेशर और नंबर ऑफ मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन उधर शिफ्ट होता है जिधर मोलों की संख्या कम होती है। मोलों की संख्या का मतलब बच्चों यहां पर कितना मोल है, 4 मोल, 3 मोल 1 मोल 4 मोल हो गया। इधर कितना मोल है बच्चों, 2 मोल है। तो किधर मोलों की संख्या कम है, इधर ना। तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जिधर मोलों की संख्या कम होता उधर शिफ्ट हो जाता है। तो इधर इधर फॉरवर्ड चला जाएगा, अमोनिया ज्यादा बनेगा आपका, ठीक है। और यूज कैटलिस्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का भी यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं बच्चों तो ये देखो तो नाइट्रोजन तो लेस रिएक्टिव होता है ना। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 500 जो केल्विन है, आपको ये बता दें, आपको लगेगा कि ये 700 केल्विन जो दे दिया इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, बट नहीं, ये 700 केल्विन इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ये सिर्फ करेगा क्या कि जो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, उसको ब्रेक करके और एटॉमिक फॉर्म में लेके आएगा, तब हाइड्रोजन से रिएक्शन होकर अमोनिया बन पाएगा। मतलब ये नहीं समझो कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, बट ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपका। ये सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर है बॉन्ड को खाली तोड़ने के लिए, ठीक है। इस रिएक्शन को रिक्वायर्ड सिर्फ नाइट्रोजन के लिए है एनर्जी थोड़ा सा, तो ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है ये। तो मोर प्रोडक्शन चाहिए अमोनिया का, तो आपको इस मेथड से टेम्परेचर घटाना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा, कैटलिस्ट का यूज करना होगा, ठीक है। तभी आपका मोर प्रोडक्शन होगा अमोनिया का। एक फ्लो चार्ट देख लो बच्चों आप लोग, फ्लो चार्ट ऑफ अमोनिया जो हैवर्स प्रोसेस का है। हैवर्स प्रोसेस बहुत इजी है, आप फ्लो चार्ट पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देख लो बहुत इजी है। फ्लो चार्ट है आपके पास, ये कुछ ऐसा फिगर बना दे हम आपको। यहाँ पर कंप्रेशर है, यहाँ पर से क्या होगा आपका N2 गैस आएगा, यहाँ पर H2 गैस आएगा, है ना। इस तो दोनों से आएगा आपको ये, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेसर जो है बच्चों, यहाँ पर जिसमें क्या आपका 20 मेगा पास्कल प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर है आपको, फिर यहां से वो निकल करके एक कैटलिस्ट वाले में आएगा, ऐसा दिखा देते हैं हम आपको। फिगर आप किताबें भी देख सकते हैं बच्चों इस जल्दी से बना दें क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कोई ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाया जा रहा है। यहां पर आपका कैटलिस्ट है बच्चों, Fe2O3 प्लस प्रमोटर है आपका, ये है आपका, ठीक है। और यहां पर जो है आपका देख लो इस तरह से आया है, एक यहां पर
पंप है, ऐसा कुछ करके पंप है आपको ये, ठीक है। यहां पर देखो आप लोग, कुछ करना नहीं था आपको, करना क्या था, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ आया, यहाँ पर क्या किया हम लोग, कंप्रेसर है तो प्रेशर आपको क्या कर दिए, बढ़ा दिए, कितना कर दिए 20 मेगा पास्कल कर दिए, है ना। रिएक्शन हुआ, आगे बढ़ा वो गैस, आगे बढ़ता चला गया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस दोनों मिल गया आकर के, कैटलिस्ट भी आ गया यहाँ पर, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन स्टार्ट हुआ बच्चों। रिएक्शन स्टार्ट होकर के फिर से वो नाइट्रोजन, दोनों जो रिएक्शन है आपका नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, फिर इधर से आया और इसमें आया। यहाँ पर जो है बच्चों कूलिंग चैम्बर है आपका, ये कूलिंग चैम्बर है आपका, ये कूलिंग चैम्बर है। इस कूलिंग चैम्बर में क्या होगा कि जो अमोनिया बनेगा दोनों के रिएक्शन से, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के जो अमोनिया बना बच्चों, वो इस चैम्बर में आया, क्योंकि कूलिंग है तो वो क्या हुआ, कंडेंस हो जाएगा, वो अमोनिया गैस है ना, कंडेंस हो जाएगा। और यहां पर आपको लगभग 10 से लेकर के 15% अमोनिया लिक्विड फॉर्म में मिल पाएगा बच्चों। लेकिन सोचो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो पूरा आया था, लेकिन क्या पूरा का पूरा अमोनिया कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया? नहीं, सिर्फ 10 से 15% ही जो है आपका जो है अमोनिया कन्वर्ट हुआ लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो बचा हुआ नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, फिर इसके थ्रू ऊपर आ जाएगा। इसमें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिक्सचर आ रहा है, फिर पंप के द्वारा फिर से इधर इसमें आएगा और फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं, जो भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन वहां पर नहीं कंबाइन हो पाया था, फिर इस पंप के द्वारा इसमें आया, फिर कैटलिस्ट यूज हुआ, फिर वो अमोनिया गैस बना, और फिर वो 10 से 15% अमोनिया बनाया, फिर जो बचेगा वो आगे फिर से इसमें चला जाएगा। मतलब इस तरह से आप अमोनिया बना सकते हैं, ठीक है। तो अमोनिया बनाने का प्रोसेस देखिए बच्चों, ये फ्लो चार्ट है, आप किताब से भी बना सकते हैं आप लोग। इस थोड़ा समझा दिया आप लोगों को, कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया है ना, एक लिए उनको जल्दी से मेंटेन करवाया है ये, ठीक है। इस तरह से आपका हैबर्स प्रोसेस का फ्लो चार्ट है ये फ्लो चार्ट ऑफ किसका, फ्लो चार्ट ऑफ हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। यहां पर देख लो 2-3 और मेथड है जो अमोनिया बनाने का है, इसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों लोग, ठीक है। जहां पर समझाने की बात होगा बच्चों, वहां पर थोड़ा रुक करके अच्छे से बात करेंगे हम लोग। जहां पर आसानी से समझ में आ रहा है, आप लोग भी इतना केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि ज्यादा हमको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो सेकंड मेथड में आपको बताते हैं, फ्रॉम जब अमोनियम साल्ट बच्चों जब बेस से रिएक्शन करेगा, तब कौन गैस का फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहां अमोनिया गैस इन स्मॉल अमाउंट में अगर अमोनिया प्राप्त करना हो, या इस रिएक्शन से जो अमोनिया मिलेगा आपको वो कम ही मात्रा में मिल पाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन कर पाएंगे बच्चों हम लोग, NH4Cl है, कोई बेस डाल दो हम लोग, कोई बेस डाल दिए हम लोग, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां देखो आप लोग, एक तो NaCl निकलेगा, प्लस NaCl कर लो, प्लस NH4 से NH3 निकलेगा बच्चों, NH4 से NH3 होगा, यहां से H बचा है, यहां से OH बचा है, दोनों मिलकर क्या बना देगा, वाटर। यही अमोनियम क्लोराइड है। जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगा बच्चों, उसको सेलेक्ट लाइन बोलते हैं हम लोग, तो क्या बन पाएगा, CaCl2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ऐसा बन पाएगा। अमोनियम सल्फेट हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, आप कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि वो भी बेस होता है। अगर हम ऐसा ले लें हम लोग, तो क्या बन पाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस अमोनिया और प्लस H2,
इस तरह से रिएक्शन होता है बच्चों। यानी कि कोई भी अमोनियम साल्ट को अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करवा दें तो हमारा क्या बन पाएगा, अमोनिया गैस बन पाएगा। ठीक है, फ्रॉम यूरिया से देख सकते हैं बच्चों आप लोग। यूरिया से क्या करना है आपको, ये हमारा जो है ना हाइड्रोलाइसिस करवाना है आपको। अगर पानी से रिएक्शन कर लो, इस प्रोसेस का नाम क्या है, हाइड्रोलाइसिस। बहुत सिंपल तरीके से बता दें आप लोगों को, यहाँ H रखो, यहाँ O रखो, H रखो, बॉन्ड को ब्रेक कर दो ऐसे करके, बताओ क्या बन पाएगा। NH3 कितना मोल, 2 मोल, इधर से भी 20 से CO2 बन गया, अमोनिया गैस से बन जाएगा आपका। ठीक है, फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, ये भी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है बच्चों। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से रिएक्शन कर लेना। अगर Mg3N2 है, अगर वो हाइड्रोलाइसिस किया तो बताओ क्या बन पाएगा। वाटर के अंदर होता है H प्लस और OH माइनस, Mg क्या लेके जाएगा, OH माइनस, नाइट्रोजन क्या ले लेगा, H, तो क्या बन पाएगा, MgOH का होल 2 प्लस अमोनिया, है ना। इस तरह से आपका अमोनिया गैस ये सब से बन पा रहा है बच्चों। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है बच्चों, वो है आपका हैबर्स प्रोसेस। बस अमोनिया गैस है तो हैबर्स प्रोसेस जरूर याद रखो आप लोग, उससे कुछ कंडीशंस याद रखो। कंडीशन से क्वेश्चन आता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा अमोनिया प्रोडक्शन करना है तो क्या कंडीशन यूज करना चाहिए, टेम्परेचर कम करना है, प्रेशर ज्यादा करना है और कैटलिस्ट यूज करना है। ठीक, इस तरह से अमोनिया का प्रिपरेशन हो गया। अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अमोनिया का फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक आप अपना नोट्स बनाओ, समझो इसको, किताब का भी सहायता लेना है आपको। जो भी आपको इंपॉर्टेंट बात लगता है वहां आपको नोट्स में लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, गुड नाइट।